नमस्ते, राधे राधे। आज हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं और ये हमारा अंतिम चैप्टर है। इसके बाद हम कक्षा 12 के अनसॉल्व पेपर आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप सब लोग जिनके पास अनसॉल्व ना हो वो लोग अनसॉल्व ले लीजिएगा अग्रवाल का, और उसी से हम जो है लगभग 2-3 वर्षों के अनसॉल्व पेपर हल करवाएंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई वास्तविक ऑन डिमांड कोई आपका अगर चैप्टर है कि नहीं इसे पढ़ा दिया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर विचार जरूर करेंगे कि नहीं बना दिया जाए उसके वीडियो। आज हम किरचॉफ के नियमों का अध्ययन करेंगे। किरचॉफ के नियम, ठीक है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। विभवमापी के उपयोग, व्हीटस्टोन सेतु, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा परिपथ के बाह्य प्रतिरोध में संबंध, इस तरह की चीज़ें हमें सीख के ठीक ठीक जाना है। अब जो चीज़ें हमसे बन पड़ेंगी वो चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। इसके अलावा जो चीज़ें समझ में ना आए आप बता दीजिएगा, उनको भी हम पढ़ा देंगे। फिलहाल जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनको आप आज ही घर में तैयार कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल में संबंध। एक हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। और देखो, दूसरी बात आपको बता दें, जो हमारे दिमाग में एक थीसिस सेल को लेकर के चलती है कि ये 10 वोल्ट का सेल है तो इससे 10 वोल्ट की कोई चीज़ चलाई जा सकती है, तो ये गलत है। क्योंकि 10 वोल्ट का सेल आउटपुट 10 वोल्ट का नहीं देता है। 10 वोल्ट का सेल 10 वोल्ट से कम का आउटपुट देता है। 10 वोल्ट का सेल 10 वोल्ट से कम का आउटपुट देता है, सबको मालूम है, ठीक है। क्यों कम का देता है? यानी इसका अर्थ ये है कि अगर वो 10 वोल्ट का 12 वोल्ट का सेल है तो 12 वोल्ट की ही आउटपुट सप्लाई नहीं देगा, बल्कि वो 10 की 11 की देगा, कुछ कम ही देगा। इसका एक ये मतलब समझ में आ रहा है कि जब हम बाहर उसमें करंट फ्लो करते हैं सेल के माध्यम से, तो उस सेल के भीतर ही कुछ पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जो हमें बाहर नहीं मिलता है। पोटेंशियल में ही वोल्टेज ड्रॉप, सेल के भीतर ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उससे सप्लाई 12 से कम की होती है। इसके पीछे का रीजन है सेल के घोल के भीतर काम करने वाला रेजिस्टेंस। यानी जैसे हमने किसी वायर को जोड़ा तो उस वायर में तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन बैटरी के घोल में भी एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, जैसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अपनी कंप्लीट क्लासेस में जब हमने रेगुलर क्लासेस ली हैं तो उन क्लासेस में हमने आपको बताया भी है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, किन किन मानकों पर निर्भर करता है, किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, कब कम हो जाएगा, कब ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारी पूरी कॉपी पढ़ लीजिएगा जो हमने नोट्स बनवाए हैं। और
बाकी हम एक सर्किट के माध्यम से एक सेल कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या कुछ होता है। ये एक सेल है और नॉर्मली सेल का यही रिप्रेजेंटेशन होता है। बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है, छोटी वाली लाइन माइनस की होती है और बगल में रेजिस्टेंस दिखाया जाता है। ये रेजिस्टेंस कभी कभी आंकिक प्रश्नों को पढ़ते समय नहीं भी होता है, लेकिन बिहेवियर में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिना इस रेजिस्टेंस के किसी भी सेल की कल्पना नहीं होती है। अब अपने घड़ी वाले सेल में देखिएगा, जो घड़ी में पढ़ते हैं शुष्क सेल होते हैं, 1.5 वोल्टेज उनका विद्युत वाहक बल होता है और 0.5 ओम उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल है E। और ये सेल किसी बाहर एक छोटे से बल्ब से जोड़ा जाता है, किसी रेडियो को चलाया जाता है इसी सेल से, या कोई काम किया जाता है जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं कि कोई रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R है और हमको ये सब पूरा नापना भी है। इसमें कितना करंट जा रहा है, कितना इसमें वोल्टेज यहाँ इस पर आया है, जितने वोल्टेज का सेल है उतना ही वोल्टेज यहाँ आया है कि नहीं आया है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो इसका हमें वोल्टेज नापना है, इसलिए हम इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाएंगे। समांतर क्रम में ही वोल्टमीटर क्यों लगता है, ये चीज़ हमने आपको मैग्नेटिक के चैप्टर्स में, मैग्नेटिक के टॉपिक्स में पढ़ाया है, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए थे। तो यहाँ हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है और भाषा में लिखा जाना चाहिए कि ये आदर्श वोल्टमीटर है, या ये लिखा जाना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है। यानी हमारी बात से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए या होता है। और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सीरीज में हमेशा धारा नापने के लिए उपकरण लगाएंगे हम अमीटर, और ये भी आदर्श अमीटर है। इससे भी अचानक अपना, जैसे ही हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ कहीं स्विच भी लगाया जा सकता है। स्विच ऑन करेंगे तो ये अमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, इससे पता चलेगा कि कितने एम्पियर का करंट आया है, और ये सुई पढ़ के बताएगी कि कितना वोल्टेज इसमें जा रहा है, या इस समय चलती हुई हालत में ई कितना घट के रह गया है, और जो घटा है वो कहाँ गया है, वो इस स्मॉल आर में चला गया है। तो इस तरह से पूरा हमने उपकरण बना लिया है। मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट में आई करंट सप्लाई हुआ है इस तरह से। तो ये समस्त ऊर्जा कौन दे रहा होगा, ये सेल दे रहा होगा। इस सेल ने कुछ एनर्जी दी है जो कैपिटल आर में गई है, और कुछ एनर्जी तो इसी में रह गई है। ठीक है, कुछ एनर्जी तो इसी में रह गई है। तो हम ये कहेंगे चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर आ जाएगा EQ। और इस Q को इस समय अगर हम देखें कि T टाइम में टोटल I करंट जा रहा है, तो I गुणा T को हम कह सकते हैं Q बराबर IT। तो यहीं पे इसको लिख भी सकते हैं EIT। ये टोटल एनर्जी है जो किसके द्वारा दी गई है, इस सेल के द्वारा। टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय दिस सेल।
लेकिन ये जितनी एनर्जी इस सेल ने दी है, क्या पूरी एनर्जी यहाँ चली आई है, या इस सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ हिस्सा यहाँ भी चला गया है? तो कुछ हिस्सा यहाँ भी चला गया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल की ये जो एनर्जी है ये दो भागों में बट चुकी है। एक तो यहाँ खर्चा हुई है, उसको हम W एक्सटर्नल कह सकते हैं, और यहाँ खर्चा हुई है उसको हम W इंटरनल कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ W इंटरनल निकाल लें और W एक्सटर्नल निकाल लें, तो हम W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल को जोड़ करके इस W के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बोल्ट कितना गया है? V गया है, तो हम कहेंगे Y है प्रतिरोध, कैपिटल R में बे ऊर्जा, वे ऊर्जा W एक्सटर्नल बराबर, तो आप लिख सकते हैं V इंटू क्यू। जैसे यहाँ E है तो यहाँ पूरा E नहीं पहुँचा है, उसका कुछ हिस्सा पहुँचा है, तो ये V इंटू क्यू, वैसे ही चार्ज वही आएगा। और Q को फिर IT लिखते हो तो हम एक लाइन कम करके लिख देते हैं VIT। और इस V का एक हिस्सा यहाँ चला गया है कैपिटल V, और थोड़ा हिस्सा यहाँ गया होगा, उसको मान लो स्मॉल v। चूंकि स्मॉल v हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो उसी में रह गया है, इसलिए इसको हम विभव पतन कह सकते हैं। इट कैन बी सेड एज पोटेंशियल ड्रॉपिंग, पोटेंशियल ड्रॉप। ये हमारा क्या है? विभव पतन, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन नष्ट हुआ है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, तो हम कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में वे ऊर्जा W इंटरनल बराबर VIT। और प्यारे बच्चे, चूंकि आपको स्मॉल r में रिलेशन लाना है आंतरिक प्रतिरोध में, इसलिए इस V को V बराबर IR लिख दीजिएगा। तो स्मॉल v बराबर I इंटू स्मॉल r। अब एक ये बात बनती है कि यहाँ कैपिटल V बराबर I इंटू कैपिटल R नहीं किया गया सर जी, यहाँ पे आपने कर दिया। तो वो कर देंगे, जिस तरह का हमसे डेरिवेशन पूछा जा रहा है पहले हम वही काम करेंगे। अब देखिए, ये W दो हिस्सों में बट चुका है, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। तो मैं यहाँ से बोलूँगा W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, और ये आएगा W बराबर W एक्सटर्नल VIT प्लस W इंटरनल I स्क्वायर RT। और ये W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? EIT। तो यहाँ पे लिख देंगे हम EIT बराबर VIT प्लस I स्क्वायर RT। IT कॉमन हो जाता है, अंदर बचेगा V प्लस IR। IT से IT भी कैंसिल होगा और ये आएगा V प्लस IR। इस तरह से जो है सेल के टर्मिनल विभवांतर, परिपथ के टर्मिनल विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में एक रिलेशन आ जाता है। ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो इस तरह से ये रिलेशन कंप्लीट होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह के रिलेशन से क्या कंक्लूजन्स हमको मिल सकते हैं, क्या सीखने को हमें मिल सकता है। देखो बेटा, सच बात यह है कि हमें काम का इसमें केवल कैपिटल V वोल्टेज मिला है, बाकी तो काम का मिला नहीं है। वो जो स्मॉल v गया है वो यहाँ गया है, और हमें रिलेशन मिला है E बराबर V प्लस IR।
तो अगर हम इस IR को हटा दें तो क्या दोनों समीकरण बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इनको बराबर करने के लिए यहां IR जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये V छोटा है E से, इसीलिए तो IR जोड़ना पड़ा। मतलब ये बात सही है। सही है कि नहीं? यानी जब एक सेल किसी परिपथ में करंट भेज रहा होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा हो जाता है। परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा सेल हो जिसे चार्ज किया जा सकता हो, या कई सेलों को मिला करके एक यंत्र बना हो जिसे हम बैटरी कहते हैं, उसको चार्ज किया जा सकता हो। तो ये चार्जिंग का केस नहीं है, इसमें तो खुद सेल करंट दे रहा है। सेल इज सप्लाइंग द करंट, सेल करंट को दे रहा है। लेकिन मान लो हम ही सेल को करंट दे रहे हो, यानी सेल को हम चार्ज कर रहे हो, तो ये इक्वेशन थोड़ा बदल जाएगा। तब क्या होगा? यदि सेल आवेशित किया जा रहा हो तब E इक्वल्स टू V माइनस IR, यानी V बराबर E प्लस IR। इस समय V बड़ा है, E छोटा है। अर्थात ये कि अगर कोई सेल, जैसे मान लीजिए हमने ये सेल बना दिया, ये सेल मान लो घड़ी वाला सेल है ना। हमारी कला वाला अच्छी है, आप देखिए। अब आप कितना भी खराब हैं, हमने तो अच्छा कह ही लिया। अगर ये सेल जो है 1.5 वोल्ट का है तो ये इसका E हो गया, ये इसका E हो गया। तो अगर हम इस सेल को चार्ज करना चाहते हैं, वैसे तो ये चार्ज ही नहीं होगा, ये घर वाला एवरेडी है, निप्पो वाला सेल है, ये नहीं चार्ज होता है, ये ड्राई सेल है। लेकिन मान लीजिए अगर ये सेल चार्ज हो रहा होता तो फिर हमें इसको चार्ज करने के लिए 1.5 वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज लगाना पड़ता। यानी इस दशा में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। तो यहां से ये कंक्लूजन मिलने वाला था कि अगर सेल खुद ही चार्ज किया जा रहा हो तो टर्मिनल विभवांतर ज्यादा होगा, सेल का विद्युत वाहक बल कम होगा। लेकिन अगर सेल चार्ज दे रहा हो या सेल किसी सप्लाई कर रहा हो किसी सर्किट में करंट को, तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये चीज बन जाती है। तो ये बात हो गई। अब इसी में वो कैपिटल आर का हम यूज कर लेते हैं, देखते हैं। नॉर्मली हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि सेल ही करंट सप्लाई कर रहा है, तो सेल ही करंट सप्लाई करेगा, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, हम देख लेते हैं कि आपको थ्योरी इस चैप्टर की पढ़नी है या ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में काम किया जाए। मेरा ख्याल है न्यूमेरिकल्स में काम किया जाए, थ्योरी तो आप पढ़ ही लेते हैं घर में, फिर भी आप बता दीजिएगा। हाँ, देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है E बराबर V प्लस IR। ठीक, और यहां पर ज़्यादातर इसी का यूज होना है। हमने आपसे पहले भी बताया, वो जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो एक प्रॉपरली केस हमें मिलेगा कि नहीं इस समय सेल को आवेशित किया जा रहा है। और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे किरचॉफ के नियम में, जब आप ज़्यादा बढ़िया यूज करेंगे तो कभी कभी सर्किट में ऐसा पता चलेगा कि नहीं कोई सेल तो चार्ज ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको V बराबर I कैपिटल R लिख सकते हैं। तो I कैपिटल R, I स्मॉल r, I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये एक
कॉमन फार्मूला है सेल कॉम्बिनेशन में करंट निकालने का। बस हमें ये देखना है कि वहाँ टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना है। आइए अब हम किरचॉफ के नियमों की बात करेंगे। बेटा किरचॉफ ने इलेक्ट्रिसिटी में दो नियम दिए जिन्हें हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से मूलतः जानते हैं, लेकिन आजकल इन नामों के नाम आ गए हैं और उन नामों के नामों को याद करना पड़ेगा। प्रथम नियम को अब किसी दूसरे नियम से पूछ लिया जाता है, द्वितीय नियम को भी पूछा जाता है किरचॉफ के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम को किस नियम से जाना जाता है। आप लोगों को तो ध्यान आ रहा होगा, कुछ पढ़े लिखे हमारी तरह मूर्ख होंगे, मतलब बुद्धिमान होंगे, तो उनको तो याद ही आ रहा होगा ये कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे वोल्टता नियम कहते हैं। अच्छा, ये 8 से 9 वाली टाइमिंग, ऐसी टाइमिंग हमने लगा रखी कि इतने ही समय पापा का फोन मिलता होगा आप लोगों को बात करने के लिए। अब समस्या ये है कि इतने ही समय फिजिक्स भी चलती है, इतने भी समय तुम्हारे फोन मिलता है कि हेलो है, पूछ लें खाना खाया कि नहीं खाया। चाहे 4 रोटी चबा के बैठे हो लेकिन झूठ बोल देंगे नहीं अभी नहीं खाया, आपका वेट कर रहे थे। तो द्वितीय नियम और प्रथम नियम, इन दोनों, हाँ भाई आजकल तो सब ऐसी ही है। तो द्वितीय नियम को जाना जाता है किरचॉफ के वोल्टता नियम के नाम से। काहे के नियम से नाम से जाना जाता है? किरचॉफ के वोल्टता नियम। किरचॉफ के वोल्टता नियम को ही किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। और किरचॉफ का पहला नियम क्या कहलाता है? किरचॉफ का संधि नियम। क्या कहलाता है? किरचॉफ का संधि नियम। आइए पहले नियम पर हम फोकस करते हैं। किरचॉफ का संधि नियम क्या है थोड़ा सा देखते हैं और ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम करेंट्स के लिए है। इट डजंट मैटर दैट करंट इज एसी और डीसी। एसी में भी लगेगा, डीसी में भी लगेगा, है ना, ऐसा समझा जाता है। तो मान लीजिए इस तरह से किसी जंक्शन की तरफ, जंक्शन माने जहां दो चीजें मिलें लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ना मिलें, है ना, दो चीजें मिलें लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ना मिलें, मिलते ही चले जाएं, आजीवन मिल जाए, नहीं वो नहीं, मिलें फिर अपने अपने काम में चले जाएं, ऐसा मिलना हम बात कर रहे हैं। आप उसको गलत अर्थ में ना लीजिएगा, सार्थक लीजिएगा, निरर्थक नहीं। तो यहां पर जो है जब कई करंट्स इस जंक्शन में आ रहे हैं, जंक्शन का मतलब होता है जहां विराम थोड़े समय तक का हो, और ऐसा कोई करंट आ रहा हो, कोई करंट जा रहा हो, बहुत सारे करंट्स इस तरह से आ जा रहे हों, ऐसा इस तरह से, तो इस जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का अलजेब्रिक मीन 0 होता है। अलजेब्रिक मीन, व्हाट आई मीन, अलजेब्रिक मीन का मतलब ये हुआ कि अगर जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स को आप प्लस कह रहे हैं तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट्स को आपको माइनस कहना पड़ेगा, या जंक्शन से दूर जाने वालों को अगर आप प्लस कह रहे हैं तो जंक्शन की ओर आने वाले करंट्स को आपको माइनस कहना पड़ेगा। तो देखिएगा मैंने इनको प्लस ले रखा है आने वालों को, और जाने वाले के लिए कहेंगे जाने वाले आजा तेरी, ऐसी तैसी नहीं, याद सताए। ये जंक्शन की तरफ हम आ रहे हैं I1, और कौन आ रहा है जंक्शन की तरफ? ये गुरु आ रहे हैं I4 प्लस I4। जंक्शन से दूर कौन जा रहा है? I3। जंक्शन से दूर कौन जा रहा है? I2 गुरु जा रहे हैं। जंक्शन से उधर कौन जा रहा है? I5 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। यही किरचॉफ का नियम कहता है। किरचॉफ का नियम कहता है नो करंट इज लॉस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ अराइवल करंट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ डिपार्चर करंट। जितना करंट अराइव करेगा जंक्शन पर उतना ही करंट डिपार्ट करेगा विद द सेम रिस्पेक्ट, विद द सेम टाइम। इसका मतलब यह हो गया कि करंट इज नो लॉस्ट देयर, वहां करंट नष्ट नहीं हुआ है। तो अगर करंट नष्ट नहीं हुआ है तो चार्ज भी नष्ट नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है
कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन थ्योरी। आया कि नहीं आया? आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक, यहीं से हम विदा लेंगे आपसे और फिर कल पुनः मिलेंगे। कल नहीं मतलब सोमवार की क्लास में। निश्चिंत बैच में आप सब लोग मस्ती से अध्ययन करते रहिएगा, मोहब्बत से पढ़ते रहिए, लेकिन इबादत के साथ में। मोहब्बत आपराधिक ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो पढ़ते रहिएगा, ढेर सारा इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। चैनल को अगर आप अभी तक अनसब्सक्राइब किए हैं तो मेरे लिए सब्सक्राइब करिएगा ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।